स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सीरीज में। इस सीरीज के तहत हमारी कोशिश है कि जो 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और आप उस प्रीलिम्स को क्रैक कर सको। आप जैसा कि जानते ही हैं लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो कि आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो रखा है जिसमें हमने 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ये जो है पार्ट 2 है। अगेन इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और ऐसे करते करते टोटल 100 टॉपिक्स आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 या 27 की तैयारी कर रहे होंगे, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है वो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो तो इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ करा दिया जाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो जो भी आप फीस पे कर रहे हो ना वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। और हर महीने यहां पर एक टेस्ट होता है जिसके तहत टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। आपको करना क्या है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग COP16 ऑफ CBD। आप सबको पता होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका यूनाइटेड नेशंस के तहत ही आता है। तो इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा, और ये 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ध्यान रखेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुआ कहां पर था, कोलंबिया के काली में। या अगर आप देखोगे मैप में, साउथ अमेरिका में ये इंपॉर्टेंट कंट्री है कोलंबिया। ये और भी न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है ये जो कोलंबिया है यहाँ पर जगह है काली, वहाँ पर ये जो मीटिंग है हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि ये CBD है क्या। देखो, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है ये एक्चुअली प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कौन से प्रिंसिपल्स पर? 1980 में जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, इसके अलावा जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था 1987, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इसको बनाया गया ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे दुनिया में उसको कंजर्व किया जाए और जो चीज़ें हैं उसको सस्टेनेबल यूज़ के तौर पर रखा जाए। फिर आगे चलकर 1992 में फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो UNCED की मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो में, दैट इज इन ब्राजील, वहां पर इसको अडॉप्ट किया गया था। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे तो यहां पर हर साल जो है एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कनाडा में है, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल। और इसमें 196 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर सपोज MCQ आता है तो ज़्यादातर ये लोगों को लगेगा कि 196 कंट्रीज है तो अमेरिका भी तो इसका ही पार्ट होगा, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। और इनके 3 मेन गोल्स हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ डाइवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हमने बात कर लिया CBD के बारे में, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था अभी जो लेटेस्ट कोलंबिया में, इसमें क्या क्या हुआ है वो आपको जानना चाहिए। तो सपोज आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली काली फंड ये न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी जो मीटिंग हुई थी इसमें इसको क्रिएट किया गया है। तो ये फंड है क्या? ये एक नया फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसके तहत यहां पर जो भी लोग या फिर इंस्टीट्यूशन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां पर जो बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका एक प्रकार से कुछ ना कुछ जो फायदा है, जो एक कंट्रीब्यूशन है, इनको शेयर करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज में क्या है कि दुनिया भर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने में यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये DSI बनाया गया था, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसमें उसका इंफॉर्मेशन है और उसका इस्तेमाल बहुत डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत से कमर्शियल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी कमर्शियल एक्टिविटी में तो आपको उससे कुछ फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, तो वो रेवेन्यू आपको शेयर करना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि ये
फंड के तहत कोशिश ये है कि हर साल $1 बिलियन का जो फंड है वो कलेक्ट किया जाए, और इसमें से जो आधा अमाउंट होगा वो बेसिकली जो इंडिजीनियस पीपल हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है जंगलों में, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, उनको एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए, उनके भलाई के लिए ये आधा अमाउंट इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इस बार का जो COP16 हुआ था, इसमें परमानेंट सब्सिडरी बॉडी की बात कही गई है। तो परमानेंट सब्सिडरी बॉडी क्या है? बेसिकली एक ऐसा बॉडी बनाया जाएगा जो कि अगेन जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनके देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनका जो नॉलेज है, इनोवेशन है, प्रैक्टिसेस है, उसको कंजर्व करने के लिए किया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक नया प्रोग्राम ऑफ वर्क, ये भी अगेन इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज के लिए डेवलप किया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो COP16 है इस बार का, उसमें यहाँ पर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है उसको यहाँ पर कितने कंट्रीज ने दिया है, क्योंकि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं, तो हर एक देश यहाँ पर एक अपना टारगेट रखेगा कि वो ये चीज़ें करने वाला है। तो इस CBD के अंदर जो 196 कंट्रीज़ हैं उसमें से 119 कंट्रीज़ ने अपना जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है उसको सबमिट कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ग्लोबल इकोसिस्टम एटलास। ये अगेन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये डेवलप किया गया है बाय ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर क्या होगा, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो कि बायोडाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम है दुनिया भर में, उसको अच्छे तरीके से मैप कर रहा है ताकि जो इकोसिस्टम्स वगैरह हैं उसको मॉनिटर किया जा सके, उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके CBD के अंदर। अब देखिए, हर एक टॉपिक के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, और जो क्वेश्चन है दैट में रखिएगा, इसका जो आंसर होगा आप डेफिनेटली दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ इसका जो पूरा प्रॉपर आंसर है, जो फाइल है, वो मैं अपने PDF दैट इज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। और टेलीग्राम में ध्यान रख सकते हैं आप, अंकित अग्रवाल ऑफिशियल, ये एग्जैक्टली जो स्पेलिंग है ध्यान में रखिएगा, AGRAWL ऑफिशियल, ये आपको मिल जाएगा। करीब 63-64,000 है इसके अंदर मेंबर्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो PDF इस वीडियो के बाद शेयर कर दी जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज एट द रिसेंट UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समिट अ फंड कॉल्ड काली फंड वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। खैर, नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं और यहां पर बात करेंगे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था? देखिए, एक तो क्या है कि जो मेंस के पेपर के हिसाब से अगर आप देखो तो GS1 आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस साल श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, उनको यहां पर दिया गया है रिकॉग्निशन। मतलब जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा है वो श्रीनगर को दिया गया है, और ये भारत का 4th सिटी बन गया है। ये ध्यान में रखना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से पहले के 3 शहर हैं जिनको ये ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये दिया किसके द्वारा जाता है, ध्यान में रखना है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। तो यहां पर 2-3 चीजें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तो हम जानेंगे कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल क्या है, ये साथ ही साथ जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है ये क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, देखो ये कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ये हो गया कुवैत बेस्ड। फिर ये डेडिकेट करता है टू द रिकॉग्निशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ग्लोबली, दुनिया भर में। देखिए, आपके लोकली भारत में तो ये काफी ज्यादा होता है, आपको पता ही होगा। तो आपके आसपास लोकली बहुत सारे जो लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, काफी इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो क्राफ्ट है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट चलते आ रहे हैं इतने समय से, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिले। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल को? ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 12 जून 1964 में जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली है वो पहला मीट हुआ था न्यूयॉर्क में। तो ये हुआ था। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द रोल ऑफ क्राफ्ट्स इन बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्राफ्ट है उसका कंट्रीब्यूशन एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाए। इसका फंक्शन क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली जो फेलोशिप है अमंग क्राफ्ट पर्सन वो प्रमोट करता है ताकि उनके में इंकरेजमेंट आए, असिस्टेंस उनको दिया जाए, एडवाइस दिया जाए उनको किसी भी प्रकार की अगर चाहिए तो। साथ ही साथ यहाँ पर जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी किया जाता है इनके द्वारा। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंटरनेशनल विजिट्स होते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि ये जो इंटरनेशनल, ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है ना, ये आपका एफिलिएटेड है विथ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उसके साथ ये एफिलिएटेड है। फिर दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए दैट इज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्या है, और ये
कब से चल रहा है? देखो, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, ठीक है? और इसका पर्पस क्या, अगेन पर्पस यही है कि जो यहाँ पर क्रूशल रोल निभाया गया है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्राफ्ट पीपल के द्वारा, कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो कि कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ग्लोबली ड्राइव कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाए। और भारत में जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी 3 शहरों को ये दर्जा दिया जा चुका है, और ये 3 शहर कौन से हैं? जयपुर हो गया, एंड जयपुर इज नोन फॉर कुंदन जदाई जेम्स सेटिंग जो होता है, फिर मीनाकारी ज्वेलरी हो गया, लैग बेस्ड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, फिर इसके अलावा गोटा पट्टी वर्क हो गया। तो इन सब के लिए ये जो क्राफ्ट्स हैं ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जयपुर ऑलरेडी उसको मिल चुका है। मैसूरू, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, इट इज़ फेमस फॉर किन्नल पेंटिंग, सैंडलवुड कार्विंग्स और रोजवुड इनले वर्क। फिर मलप्पुरम हो गया आपका तमिलनाडु में, दैट इज इट इज़ रिनाउंड फॉर स्टोन कार्विंग, ट्रेडिशनल जो है आपका पल्लवा डायनेस्टी से चलता आ रहा है बहुत हजारों सालों पहले से। तो जयपुर, मैसूरू और मलप्पुरम, और अब जो है आपका श्रीनगर को दिया गया है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगेन इसका जो आंसर है PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं जो एक और काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा जो टॉपिक है, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो GS2 के अंदर ये आएगा पॉलिटी में। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, कॉन्टेक्स्ट ये था कि कई एक प्रकार से पिटीशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये कहा गया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आपको पता होगा नरसिम्हा राव जी के समय में ये लाया गया था 1991 में ये कानून, और मैं आपको आगे बताऊंगा ये कानून क्या था। लेकिन इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में ये बोलकर कि ये आपका वैध नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको रद्द कर दी जाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। कई लोग पहुंचे थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, देखिए यहाँ पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये है क्या? एक्चुअली हुआ क्या था कि 1991 में आपको पता है राम जन्मभूमि वाला पूरा मामला सामने आया था। अभी तो राम टेम्पल बना हुआ है, आप सबको पता है, अयोध्या के अंदर, लेकिन ये पूरा काफ़ी जोर शोर से चल रहा था, पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव मुद्दा ये हो गया था उस समय। लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो पूरी रथ यात्रा निकाली गई थी, तो यहाँ पर जो कम्युनल टेंशन्स हैं वो देश में काफ़ी बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए जो नरसिम्हा राव जी हैं, उनकी सरकार ने 1991 में ये कानून लाया और ये कहा कि 1947 तक जो भी कैरेक्टर था रिलीजियस प्लेस का, मतलब देश की आज़ादी जब हुआ उस समय अगर मान लो कोई एक रिलीजियस जगह है जिसको डिक्लेयर किया गया है कि चलो ये हनुमान जी का मंदिर है, या ये एक टेम्पल है बेसिकली, या फिर कोई एक ऐसा जगह है जो कि मस्जिद बोला जाता है उसको, तो 1947 में जिस जगह को जो भी बोला गया उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, ये कानून में लाया गया। कि यहाँ पर बार बार जो पिटिशंस डाले जाते हैं और कहा जाता है कि ये जो जगह है ये पहले मस्जिद नहीं, यहाँ पर पहले मंदिर था, पहले इसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से एंटरटेन ना की जाएं, इसलिए ये 1991 में कानून लाया गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया गया, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था राम जन्मभूमि वाला, बाबरी मस्जिद वाला, तो उस डिस्प्यूट को बस हटाकर बाकी सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मतलब एक प्रकार से ये कहता है कि किसी भी मस्जिद को आप वापस से मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक प्रकार से ये बोला गया। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और यहाँ पर कई पेटिशनर्स थे, उनका कहना था कि ये जो एक्ट आया है ये गलत है, कि ये तो हमारा हक बनता है वर्शिप करने का, हमारा संविधान हमें हक देता है, राइट टू वर्शिप। तो यहाँ पर जब पहले से वहाँ मंदिर हुआ करता था, कोई जगह हुआ करती थी, तो ये हक हमसे छीनता है और इसीलिए इस जो एक्ट है उसको हमें रद्द कर देना चाहिए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया, जो कि आपके अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डायरेक्शन क्या था? देखिए यहाँ पर डायरेक्शन में ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो देश भर में बहुत सारे सिविल कोर्ट्स हैं जो कई सारे ऑर्डर पास कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी पिछले साल सांभल में काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा था। सांभल में क्या हुआ था, एक जो लोकल कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि वहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है सांभल में, उत्तर प्रदेश के सांभल में, उसको जो है सर्वे के लिए भेजा जाए कि क्या वहाँ पर पहले मंदिर था नहीं था। तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे वगैरह हो गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, पुलिस भी काफ़ी जख्मी हुई थी उसमें। तो इसी की वजह से फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए अब जो है देश में जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं वो कोई भी नया ऑर्डर पास नहीं करेंगे इस तरह के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, मतलब ना तो सर्वे के लिए कोई ऑर्डर करेंगे और ना तो कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया। फिर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोला, ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने ये कहा दैट द नीड फॉर अ थरो एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब कि हमें ये एक्ट को
प्रॉपर जांच के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है नहीं है, इसके लिए पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो इसका जजमेंट तो आगे चलकर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो अयोध्या वाला जजमेंट था, आप सबको याद है ना, जो अयोध्या वाला पूरा जजमेंट आया था जो कि हिंदू पक्ष में गया था और राम टेम्पल जो है बनकर तैयार हुआ है, तो उसमें अयोध्या जजमेंट में बोला गया दैट सिविल कोर्ट्स कैन नॉट रेस विद द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि देखिए यहां पर उस जजमेंट में बोला गया था कि ये आखिरी होगा फैसला एक तरह से, मतलब ये राम जन्मभूमि वाला मामला है, ये खत्म हो रहा है और इसके बाद आशा करते हैं कि देश में इस तरह के कोई और मुद्दे नहीं उठेंगे। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था। तो देखते हैं आगे इसको लेकर अब क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करता है नहीं करता है, ये समय बताएगा। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इस समय देश में कई जगह हैं, जैसे मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद हो गया, ज्ञानवापी मस्जिद हो गया वाराणसी में, इसको लेकर पूरा काफ़ी सर्वे वगैरह हुआ, आपने देखा होगा। तो इस तरह बहुत सारे हैं। अभी लेटेस्ट एक और खबर आई थी, राजस्थान के अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसको लेकर भी सर्वे का ऑर्डर वगैरह दिया गया था। तो ये सब पूरा मामला जो है चल रहा था और इसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया विथ रेफरेंस टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एक और जो हम टॉपिक पर आते हैं दैट इज आरबीआई गवर्नर। देखिए इसके ऊपर आपको पता है एक अलग से सेपरेट वीडियो मेरा है ही है, यूट्यूब पर बनाता ही रहता हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो लेकिन यहाँ पर नए आरबीआई गवर्नर का चयन हुआ। आपको पता ही होगा कि शक्तिकांता दास काफ़ी लंबे समय से आरबीआई के गवर्नर थे और ऐसा लग रहा था एक बार के लिए, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी कि वापस से उनका जो टेन्योर है वो शायद एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर चीज़ें बदली और दिसंबर के महीने में आपको याद होगा जो नए आरबीआई गवर्नर हैं, 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट किए गए। उनका नाम है संजय मल्होत्रा और संजय मल्होत्रा एक्चुअली रेवेन्यू सेक्रेटरी थे जब उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। तो अब क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द आ सकता है क्योंकि काफ़ी खबरों में रहा है ये और 6 साल के बाद चेंज किए गए आरबीआई गवर्नर, तो डेफिनेटली प्रीलिम्स में काफ़ी प्रोबेबल है। तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो कैसे होता है, मतलब नए आरबीआई गवर्नर कैसे चुने जाते हैं। देखो ये आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 81A और यहां पर क्या होता है कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो एक्चुअली रिकमेंड करती है दैट अ गवर्नर यहां पर जो सिलेक्शन कमेटी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन देखिए ये जो एक्ट है, ये जो इसके एक्ट है, इसके अंदर क्या बोला गया है, अ गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली यहां पर आरबीआई का गवर्नर कौन होगा और इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स कौन होंगे, ये फैसला अल्टीमेटली किसके पास है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रोसीजर फॉलो करती है ना कि इस प्रोसीजर के हिसाब से हम नए आरबीआई गवर्नर को चुनेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो एक कमिटी है जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, ठीक है। और ये जो कमिटी है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिव्यू करती है और फाइनली जो नाम है वो रिकमेंड करती है। और देखिए ये जो कमिटी है इसके अंदर आप देख पाओगे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, करंट आरबीआई गवर्नर खुद होते हैं जो अभी करंट में है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पर जो नाम है सजेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये नाम किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, बाई अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो अल्टीमेटली जो कैबिनेट है जिसको हेड किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर, वो उस पर मोहर लगाते हैं, तब जाकर यहां पर जो फाइनल कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो जाता है आरबीआई गवर्नर के लिए। खैर इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उनका टेन्योर कितना होता है। देखो आरबीआई एक्ट अगेन 1934 में लिखा हुआ है दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आरबीआई एंड डेप्यूटी गवर्नर इज अप टू 5 ईयर। अप टू 5 ईयर है, मतलब आप समझ रहे हो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास डिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे रखते हैं। देखो रिसेंट ट्रेंड ये देखने को मिला है अक्सर कि पहले 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है और 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो रघुराम राजन जी हैं उनको सिर्फ 3 साल का ही था। आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी तो रघुराम राजन जी को 3 साल का अपॉइंटमेंट किया गया, फिर लेकिन मोदी सरकार आ गई, आपको पता है, फिर आपको पता ही होगा कुछ ना कुछ मतभेद के चीज़ें बताई जा रही थी उनके बीच में और सरकार के बीच में, और 2016 में जो है उनका एक्सटेंशन नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप शक्तिकांता दास का देखोगे तो यहाँ पर आपको याद होगा उर्जित पटेल, वो अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया था उन्होंने और उनका अभी भी कार्यकाल बचा हुआ था। तो इसको देखते हुए यहाँ पर तो टोटल टेन्योर था शक्तिकांता दास जी का वो 6 साल के था। पहले उनको 3 साल का एक्सटेंशन किया गया, दिसंबर 2018 में अपॉइंट हुए, फिर 3 साल का और दिया गया 2021 में, और टोटल मिलाकर 6 साल का उनका
टेन्योर तक। तो ये अल्टीमेटली देखो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करना चाहते हैं वो। अभी सरकार चाहती तो और यहाँ पर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए दे सकती थी, तो कोई ऐसी बाधा नहीं है कि हाँ इतना ही होना चाहिए फिर वो है। खैर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड दिए गए हैं। अगेन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पर किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी को लेकर इस साल काफ़ी चर्चा हुई है, मतलब पिछले साल जो है काफ़ी चर्चा हुई है। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उन्होंने राज्यों को डायरेक्शन दिया है कि कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराया जाए ताकि जो फार्मर आईडी का जनरेशन है वो और तेज गति से हो सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिरकार ये किसान पहचान पत्र है क्या, मतलब ये फार्मर आईडी क्या है। देखो अगेन जितने भी किसान हैं हमारे देश में उनको एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक नंबर दिया जाए, डिजिटल आइडेंटिटी। जैसे आधार तो है ही है, तो यहाँ पर आधार क्या, लेकिन स्पेशली किसानों के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन ये जो आईडी है उसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड इट विल लिंक टू द स्टेट्स लैंड रिकॉर्ड, हर राज्य में जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो यहाँ पर उनके साथ जुड़ जाएगा उस आईडी के साथ। तो बेसिकली ये फायदेमंद कैसे होगा, देखो इस आईडी के अंदर जो एक किसान के लिए डिजिटल आइडेंटिटी होगा उसमें उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी जो ज़मीन है किसान की वो कितनी है, कहाँ पर है, क्या है, जियो टैगिंग के माध्यम से, फिर ठीक है डेमोग्राफिक डिटेल हो गया, मतलब किसान के बारे में। फिर इसके अलावा उस किसान ने क्या क्रॉप उगाया है, क्या फसल उगा रहे हैं इतने समय से, जो ओनरशिप डेटा है, तो बहुत सारी चीज़ें उनका इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। अब आप में से लोग कहेंगे कि इसका फ़ायदा फिर क्या है, ऐसे तो आधार भी है, उसमें करना क्या है इसका। देखो अल्टीमेटली क्या है ना, किसान को बहुत सारे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे गवर्नमेंट्स के बेनिफिट चाहिए होते हैं, तो उसमें ये काम आएगा। मान लो किसान को कहीं पर लोन लेना है, कोई पैसे उसे चाहिए, तो किसान सिंपली बैंक जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, वहाँ पर जो है आपका आईडी दे देगा, तो उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, तो हैसल फ्री हो जाएगा वो सब लेना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो टारगेट रखा गया है फार्मर आईडी क्रिएट करने का 2026-27 तक, कि 11 करोड़ किसानों का जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो क्रिएट किया जाए। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत ये पूरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यही है कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये क्रिएट किया जाए। ऑब्जेक्टिव यही है इसके अंदर कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, फार्म मैनेजमेंट है, उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, प्रोडक्टिविटी लाया जाए फार्म में, एग्रीकल्चर के अंदर जो सर्विसेज हैं फार्मर्स के लिए वो प्रोवाइड की जाए बाय इंटीग्रेटिंग डेटा और डिजिटल टूल्स का। तो टेक्नोलॉजी का एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसके अंदर, वो है आपका एग्री स्टैक। एग्री स्टैक इट इज़ अ रिपोजिटरी, एक खजाना आप कह सकते हैं। फार्मर से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी, कवरेज, इनकम, इंश्योरेंस, लोन, सब कुछ इसके अंदर होगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 डेटाबेस इसके अंदर, जियो, रेफरेंस, विलेज, मैप, सब कुछ। तो आप अगेन देख सकते हो 3 चीज़ें हैं, फार्मर्स रजिस्ट्री, क्रॉप जोन रजिस्ट्री और जियो रेफरेंस विलेज। तो इसको एक प्रकार से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यही है आपका स्टैक, एग्री स्टैक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन यहाँ पर फार्मर आईडी से रिलेटेड, किसान पहचान पत्र से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया, अगेन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये 5 टॉपिक थे अगेन दोस्तों यहाँ पर, और नेक्स्ट अगेन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर जरूर करिएगा सभी क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में, लेट अदर्स नो कि यहाँ पर क्या आंसर होंगे। और जाने से पहले अगेन आप मुझे सोशल मीडिया वगैरह पर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप 2026 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा प्रतिज्ञा बैच अवेलेबल है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। अगेन इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो पूरा फीस आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट में आप इन बैचेस को ले पाओगे। होप टू सी यू गाइस सून इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।